सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा, भाषा के प्रकार, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, बोली, उपभाषा, लिपि, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम इस पाठ। मोहन और अमन बातें कर रहे हैं, लड़की पत्र लिख रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में दो लड़के बोलकर बात कर रहे हैं तथा एक लड़की पत्र लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। मतलब ये दोनों बच्चे जो हैं ये बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और लड़की लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से भावों को, विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य एक सामाजिक और चिंतनशील प्राणी है। समाज में रहते हैं तो सामाजिक प्राणी और चिंतनशील मतलब जिसमें सोचने समझने की भी शक्ति है। उसके पास अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए आमतौर पर लिखकर या बोलकर तथा संकेतों द्वारा आदि साधन है। मतलब या तो हम लिख के अपनी बात कहेंगे, अब जैसे मैं बोल के अपनी बात कह रही हूँ आपसे, और कई बार संकेत के द्वारा ऐसे कर देते हैं, चुप हो जाओ। तो अपने भावों को प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। धातु रूप होते ना, तो भाषा जो शब्द है इसका धातु रूप है भाष। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर। जो व्यक्त कर रहा है वो तो बोलकर या लिखकर, दूसरों के को समझेंगे पढ़कर या सुनकर। तो भाषा के दो मुख्य भेद हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वर्बल, लिखित रिटन। मौखिक भाषा। मोहन ने अपने पिताजी को बताया कि इस बार विद्यालय की तरफ से सभी छात्रों को आगरा ले जाया जाएगा। पिता ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी, उसे आगरा जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने उसे आगरा के बारे में भी बताया, भाई आगरा में ये भी है, वो भी देखना है, ये भी इस तरह से। यहाँ पर मोहन ने अपनी बात बोलकर पिताजी को बताई और पिताजी ने उसकी बात सुनकर उसको समझा। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता, बोलने वाला, बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता, श्रोता सुनकर उसके विचार को ग्रहण करता है, समझ। तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है, जैसे रेडियो, वार्तालाप, कहानी सुनना, मोबाइल, समाचार। लिखित भाषा। अध्यापक ने शिखा को आगरा की यात्रा का अनुभव गृह कार्य में लिखकर लाने को कहा। मतलब टीचर ने बच्चों से कहा कि आगरा जो घूमने गए थे हम, उसको अपने कॉपी में लिख कर लेके आना कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। शिखा ने घर आकर यात्रा का अनुभव लिखकर अध्यापक को दे दिया। उन्होंने पढ़कर उसका मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन मतलब कि भाई कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है। यहाँ पर शिखा ने लिखकर अपने अनुभव को व्यक्त किया या विचारों को व्यक्त किया तथा अध्यापक ने पढ़कर उसकी बात समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, पत्रिकाएं, लेख, समाचार पत्र आदि। अब है सांकेतिक भाषा। कई बार चौराहे पर यातायात के को इशारों से नियंत्रित करते हुए पुलिसकर्मी को देखते हैं। पुलिसकर्मी ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे करता रहता है, मतलब बोलता नहीं है, हाथ देता है केवल। इसे भाषा के रूपों में नहीं सम्मिलित किया जाता क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। जिस बात को संकेतों से बताया जाता है उसको उस बात के लिए समझा जाए, क्योंकि सांकेतिक भाषा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जो बता रहा है, अब ये जो ट्रैफिक के रूल है तो फिर भी आसानी से हमें पता है कि ये तो यही बोल रहा होगा, लेकिन कई बार सांकेतिक भाषा को जरूरी नहीं हम सही समझें। जो सामने वाला समझाना चाह रहा है तो वो जरूरी नहीं कि हम वही समझें। जैसे माँ का इशारे से बच्चों को चुप करना और डांटना, चुप कराना, तो ये सब सांकेतिक भाषा में है, लेकिन इसको मुख्य भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, मुख्य रूप में शामिल नहीं किया गया। फिर है मातृभाषा। वह भाषा जिसे बालक सर्वप्रथम माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा के द्वारा बालक का परिचय सर्वप्रथम होता है। जब सबसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो सबसे पहले जो भी भाषा उसके घर में बोली जा रही है उसी को वो सुनता है, उसी को ही सीखता है। यदि बालक का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है तो उसकी मातृभाषा हिंदी ही होगी। यदि बालक के परिवार के लोग पंजाबी बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। फिर है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत में लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त। हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, रूस की रूसी आदि। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में, संस्थानों में, राज्य के कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुसार 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को उसको घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर संपर्क भाषा, जिससे हम किसी से अपना कांटेक्ट स्थापित कर पाते हैं, संपर्क स्थापित कर पाते हैं, वही संपर्क भाषा कहलाती है। निवासियों द्वारा आपस में संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। कहीं भी जाके अंग्रेजी बोलने और समझने वाले मिल ही जाते हैं, और कहीं ऐसा हिंदी का तो ऐसा हो सकता है कि जो कहीं किसी को समझ में ना आए, लेकिन अंग्रेजी विश्व की एक इंटरनेशनल है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, संस्कृत, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है, मतलब उसमें समावेश होते रहते हैं अन्य शब्दावली के, तो उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं, तो कौन सा शुद्ध रूप है, मानक है, यह जानने के लिए में कठिनाई का अनुभव होता है। मतलब सही क्या है, बहुत लोग एक ही शब्द को कई तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सही क्या है ये जानना में कठिनाई का अनुभव होता है। इसी कारण भाषा में एकरूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जन द्वारा प्रयुक्त और विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। मतलब जिसको एजुकेटेड या विद्वान कहें कि हाँ भाई ये सही है लिखने का तरीका या ये है बोलने का, तो वो सही मानक रूप कहलाता है। जैसे संबंध, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, आई को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो ये अशुद्ध रूप है। और मानक रूप ये है। अंत मानक रूप, गए मानक रूप दूसरा है, शुद्ध मानक रूप। बोली, किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जो कि एक लिमिटेड क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग बातचीत के लिए किया जाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोली में प्राय साहित्य की रचना नहीं होती, जरूरी नहीं साहित्य के रूप में ये बिल्कुल सही हो या कुछ, ये बस साधारण बोलचाल में यूज़ की जाती है। बोलियों का अधिकांश साहित्य मौखिक होता है, इनका कोई रिटर्न में नहीं होता, परंतु कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस कवितावली जो है वो अवधी भाषा में, सूरसागर ब्रज भाषा में, विद्यापति ने पदावली मैथिली भाषा में की रचना की थी। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। बोली जो कि साधारण ऐसे एक लिमिटेड क्षेत्र में बोली जाती है, जब वो विकसित हो जाती है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे खड़ी बोली आज आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया, खड़ी बोली ने भी, मतलब कुछ शब्दों में उनका जो बोलने का तरीका होता है अक्खड़ सा हो जाता है, तो हिंदी भाषा का रूप ले लिया। भारत में बोली जाने वाली कुछ अन्य बोलियाँ कन्नौजी, बुंदेली, मगही, बघेली, बांगड़ आदि। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोली तो लिमिटेड क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। इसमें भी कभी कभी साहित्य की रचना होती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी ब्रज राजस्थानी उपभाषा बन गई है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आते हैं ये। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और राजस्थानी आते हैं मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में आते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी। मगधी में आते हैं मगही, भोजपुरी, अंगिका। फिर है लिपि। भाषा का जो मौखिक रूप है वो तो है, लेकिन उसको लिखित करने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या शैली को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमें लिखना आम, तो ए
एक निश्चित लिपि होनी चाहिए, तभी हम भाषा का लिखित रूप बना पाएंगे। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। एक लिपि एक से अधिक भाषाओं की लिपि भी हो सकती है। जैसे एक लिपि, अब ये जो देवनागरी लिपि है, पढ़ते हैं इसको, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, कोंकणी की देवनागरी है, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, रोमन भी 2 की हो गई, अरबी, फारसी, फ्रेंच में भी रोमन 3 की हो गई है, रूसी, सिरिलिक, स्पेनिश रोमन 4 की हो गई। साहित्य, किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को, भाषा का जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करना लिखित रूप में, उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जो साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है उसे गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे पत्र, निबंध, लेखनी, वो कहानी, जीवनी आदि प्रमुख विधाएं हैं। और पद्य साहित्य जो लय अथवा तुकबंदी के द्वारा, जिनको रिदम हो और राइमिंग्स हो, वो पद साहित्य कहलाता है। इसमें आते हैं दोहा, कविता, छंद, कवित्त, सवैया, पद, सोठा आदि। व्याकरण, ग्रामर, वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, वर्ण सबसे पहला है वर्ण से मिले शब्द, शब्द से बने वाक्य, और वाक्य के व्यवस्थित मेल से बनती है भाषा। यदि ये अपने व्यवस्थित क्रम में ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। व्याकरण हमें वर्ण, शब्द तथा वाक्य का शुद्ध रूप में प्रयोग करने का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें वर्ण का, शब्द का, उनका सही क्रम और ये सब चीज़ें हमें व्याकरण ज्ञात कराता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध व प्रयोग का बोध, शुद्ध रूप व प्रयोग का बोध कराता है। 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति, संयोग, इनका अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार में शब्द के रूप, भेद, वर्गीकरण, व्युत्पत्ति पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य के अंग, वाक्य विश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी। भाषा का मूल रूप मौखिक। भाषा में भारत में कितनी मान्यताएं प्राप्त हैं? 22। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। साहित्य के भेद होते हैं 2। राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, बताइए। दी गई भाषाओं के सामने उनकी लिपि लिखिए। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं सभी भाषाओं की लिपि, आप इनको लिख सकते हैं। दिए गए छात्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ? जैसे छात्र ने अपना प्रश्न पत्र हल कर लिया, मतलब उसने लिख लिया, सॉल्व कर लिया, लिखित का। माँ जी भजन गा रही हैं, मौखिक। प्रश्न उत्तर है। दिए गए उपभाषाओं के बोलियों के नाम लिखिए। ये भी आपने अभी ऊपर पढ़े हैं, तो आप ये इनको लिख सकते हैं। पाठ समाप्त हुआ।